नमस्कार। उप परिवहन निरीक्षक पुलिस की जो भर्ती हुई है उसके पेपर के आधार पर हम बात कर रहे हैं और आरएएस की तैयारी कैसे करें इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 से 20 तक की चर्चा की है। आज हम 21 से 40 तक की चर्चा करेंगे। जो प्रश्न नंबर 21 है उसके अनुसार नाथद्वारा का मूल नाम क्या है? नाथद्वारा का मूल नाम सिंहाड़ है। 1665 की बात है जब औरंगजेब ने वृंदावन पर आक्रमण कर लिया था और श्रीनाथ जी की मूर्ति भी तोड़ने की कगार पर पहुंच गई थी। तब वहां से श्रीनाथ जी की मूर्ति को लाया गया और ब्रज में होते हुए यह मेवाड़ में पहुंची है। इस समय मेवाड़ के जो शासक थे वो जयसिंह, महाराणा जयसिंह थे और वृंदावन से मेवाड़ तक पहुंचने में, श्रीनाथ जी तक पहुंचने में, यानी कि सिंहाड़ गांव तक पहुंचने में कुल 32 महीने का समय लगा और 1672 ईस्वी में नए मंदिर में श्रीनाथ जी की मूर्ति को रखा गया और उस समय से आज तक वहीं पूजी जाती हैं। तो श्रीनाथ जी जो नाम से जाने जाते हैं वह कस्बा आज की तारीख में है वह नाथद्वारा है और राजसमंद जिले में है और बनास नदी के किनारे। यह भी एक सूचना है, जानकारी है जो हमें याद रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 24 खंबे की छतरी कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आरएएस की प्री परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में कई बार आ चुका है, दूसरी परीक्षा में भी आता रहा है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाने। 84 खंभों की छतरी यूनेस्को के उसमें सूचीबद्ध होने जैसा एक इमारत है और बूंदी में स्थित है। 3-4 इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड ये है कि बूंदी नरेश अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण किया था। पुरातत्व विभाग के अधीन है यह स्मारक और एक तरह से ये कह सकते हैं कि बूंदी शहर का प्रतीक ही यही है, 24 खंभों की छतरी। 2 इंफॉर्मेशन और है। कुएं और बावड़ी का शहर कहलाता है बूंदी और बूंदी को छोटी काशी भी कहा जाता है क्योंकि हर गली मोहल्ले में वहाँ मंदिर है। तो ये एक बड़ी कीमती सूचना है। और जो बूंदी के बारे में जब बात करते हैं, बूंदी की जो पेंटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ का जो महल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से यह 24 खंभों की छतरी की बात यहाँ पर पूरी होती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है? राजस्थान में जो दुर्ग हैं उसमें रेगिस्तान में भी दुर्ग स्थित हैं, धरातल पर भी दुर्ग स्थित हैं, पहाड़ों पर दुर्ग स्थित हैं। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी, वनों में दुर्ग स्थित है। तो एक दुर्ग ऐसा है जो जल दुर्ग है। यह प्रश्न भी कई बार आरएएस की परीक्षा में और उससे संबंधित परीक्षाओं में आता रहा है। गागरोन का जो किला है वह किला बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है और यह झालावाड़ जिले में है और आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है, जिसको बोलते हैं जो कस्बा है पास में वो सामेल जी कस्बा है। यह जो किला है उसे डोडगढ़ भी कहते हैं, धूलरगढ़ भी कहते हैं। डोडगढ़ इसलिए कहते हैं कि जो डोड शासक थे, परमार वंश के जो शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की, इसका निर्माण किया था। और गागरोन का जो युद्ध है वो बहुत फेमस है। राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ था और यह जो युद्ध है वो 1519 का है। दुर्ग के प्रवेश द्वार पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। दुर्ग 2 तरफ नदी से घिरा हुआ है, एक तरफ खाई से और एक तरफ पहाड़ी स्थित है। एकदम दुर्गम है और रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण जगह बना है। लेकिन जब फॉरेस्ट में स्थित है तो यह दुर्ग वन दुर्ग भी है, इस बात को भी याद रखना। तो ये गागरोन का जो फोर्ट है वो वन दुर्ग और जल दुर्ग दोनों का एक उदाहरण है, समान उदाहरण है। किले के बाहर मीठे शाह की दरगाह भी है जहां प्रतिवर्ष मुहर्रम के अवसर पर मेला बढ़ता है और जिस राजा ने, डोड जो शासक था, परमार शासक था, जिसने निर्माण किया था, उनका नाम है बीजल देव। बीजल देव का नाम भी याद रखना चाहिए। और 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर चढ़ाई की थी, परंतु जो जैत सिंह खिलजी यहाँ का जो शासक था उसने उस जो चढ़ाई को उसको विफल किया था। एक महत्वपूर्ण सूचना, संत पीपाजी का मठ भी किले के पास ही स्थित है और पीपाजी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर शासन करने वाले एक राजा थे और वे कबीर, जो संत कबीर हैं, उनके समकालीन हुए और उस राजा का नाम है प्रताप राव। तो राजस्थान में प्रताप जो है वो बहुत कीमती नाम है। मेवाड़ के शासक तो महाराणा प्रताप, तो हल्दी घाटी का युद्ध और ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो प्रताप राव है वे यहाँ के शासक थे
और बाद में वैराग्य धारण करके इन्होंने संन्यास ले लिया था और राजा संत पीपा नाम से ये जाने गए और द्वारिका में इनके नाम से एक मठ भी बना हुआ है। और इस प्रकार से यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन 1423 ईस्वी में होशंग शाह नाम का एक सुल्तान हुआ है, उसने इस किले पर कब्जा कर लिया था। तो ये गागरोन का जो फोर्ट है इसके बारे में, इससे रिलेटेड जो सूचना है वो आपको याद रखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 24 है, बूंदी में स्थित रानी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? और रानी नाथावती ने कराया था। ये रानी नाथावती जी वो कौन थी? रानी नाथावती बूंदी के जो राव थे, राजा अनिरुद्ध सिंह, उनकी पत्नी थी। और ये जो बावड़ी है ये बूंदी शहर के एकदम मध्य में स्थित है। रानी जी की बावड़ी कहलाती है और एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में से एक है। 3 कलात्मक प्रवेश द्वार हैं, इसलिए भी बहुत कीमती है। और जो जल तल है एकदम बावड़ी के नीचे तक जाने का जो रास्ता है उस पर जाने के लिए लगभग 100 सीढ़ियाँ इसमें बनी हुई है, काफ़ी कलात्मक है। प्रश्न नंबर 25, भारत का वो कौन सा राज्य है जो जहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल है, उसमें 75% जूट का उत्पादन होता है। उसके बाद बिहार और आसाम आता है। और गंगा का डेल्टाई क्षेत्र होने की वजह से, जडोल मिट्टी होने की वजह से, अधिक बारिश होने की वजह से और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की वजह से, गर्म और उच्च आर्द्र जलवायु वाला यह क्षेत्र होने की वजह से यहाँ ये उत्पादन होता है। और आज़ादी के समय में हम पढ़ते हैं कि जो जूट उत्पादन का जो अधिकांश क्षेत्र था बांग्लादेश में चला गया, उसके बावजूद भी आज भी वेस्ट बंगाल की यह पोजीशन बनी हुई है। तो 75% जो जूट है उसका उत्पादन यहीं होता है। जो 26 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से कौन से अखबार से संबंधित नहीं? तो अखबार हुए, जो लेखन सामग्री हुई उससे संबंधित अगर बात करें तो गांधी जी का अपना एक बड़ा अनुभव रहा है। तो गांधी जी के जो अखबार थे उसमें हिंद स्वराज्य था जो दक्षिणी अफ्रीका से निकाला था। मूल रूप से यह गुजराती में निकाला था, बाद में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया और इसमें सभ्यता का विमर्श रखा गया कि किस प्रकार से जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वह भारतीय सभ्यता के ऊपर कैसे मिसफिट होती है और कैसे एकदम कुछ सिद्धांत ऐसे जो मैच नहीं करते हैं, विमर्श को खड़ा किया गया था। हिंद स्वराज के साथ साथ यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ये 2 अखबार हैं, ये भी गांधी जी के हैं। लेकिन युगांतर जो अखबार है वो कलकत्ता से निकलता था, बीके घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त ने निकाला था, इसलिए युगांतर इसमें गांधी जी से संबंधित नहीं है ऐसा। लेकिन यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें नकारात्मक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन याद रखने की जरूरत है। 3 इंफॉर्मेशन आपके पास सही हो तब जाके चौथे को आप हटा सकते हैं और उससे बाहर निकाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्न में से कौन सा नहीं है? मुझे में इस फूंक लगा से बजाया जाता है, उनमें से कौन सा नहीं है? तो अलगोजा, सतारा और मशक। मशक एक फूंक हवा भर के फिर बजाया जाने वाला, फिर उसके बाद नृत्य करते हैं। जो सतारा है वो भी मुंह से ही बजाया जाता है। अलगोजा तो बांसुरी का ही एक रूप है, एक से ज़्यादा बांसुरियाँ होती। जो रवाज है वह इसका उत्तर है। यह भी एक नेगेटिव तरीके से बताया गया। यह एक तत्ववाद्य है। तत्ववाद्य का मतलब हुआ कि सितार की तरह है, ये तार वाला है और उंगलियों से बजाया जाता है इस प्रकार से। तो जो मुंह से जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है उनमें से रवाज नहीं आता है। प्रश्न नंबर 28, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किस उद्योगपति ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली थी। ये भी एकदम नकारात्मक प्रश्न है। तो बड़ा बारीकी से देखते हैं। तो बीएल मोहता ली थी, जीडी बिरला ली थी, जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं और ये सारे। और जो बिरला साहब हैं उन्होंने तो पिलानी का जो कैंपस है, बीट्स बिलानी वो उसका कैंपस कभी खड़ा किया उन्होंने। मेहता की बात करें, वे भी हैं। लाला शंकर लाल है, इसको भी देखें। तो बारीकी से ऑब्जर्वेशन करने पे पता चलता है कि जो बीएल मेहता हैं वे इन सभी से अलग हैं। बीएल मेहता नहीं, वीएल मेहता, वीएल विठल, ये स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने आंदोलन में पूरा भाग लिया है, स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला उसमें पूरी में भाग लिया है, परंतु वे कांग्रेस जो राष्ट्रीय कांग्रेस दल है, पार्टी, उससे संबंधित नहीं थे, वे सदस्यता नहीं ली। तो वीएल मेहता इसमें सही जवाब है। प्रश्न नंबर 29 है, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों में राज्य
में स्थिति को मिलान कीजिए। तो मिलान करने के लिए आपको एक तरफ तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्यों के नाम है। कार्बेट, तो कार्बेट का मतलब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, यह उत्तराखंड में है और जिम कॉर्बेट के नाम से फेमस है। जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज अफसर था और टाइगर्स का शिकार किया करता था, तो विशेष तौर पे मैन ईटर्स, उन पे उन्होंने किताब भी लिखी थी। तो जिम कॉर्बेट अपने आप में बहुत फेमस है। दूसरा कान्हा, कान्हा मध्य प्रदेश का है, ये एकदम फेमस नाम है। गिर जो एशियन जो लायन है उसके लिए फेमस है, और गिर जो है वो गुजरात का है। अब आखिरी रहा बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटका से संबंधित। तो ऐसी सूचनाएं ये बदल कर भी आ सकती है, जब मिलान करके आप जवाब निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। तो याद रखना है कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, गिर गुजरात और बांदीपुर कर्नाटका। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? तो कौन सी है, मैं डायरेक्ट प्रश्न है। तो सोम कमला आंबा डूंगरपुर जिले की, डूंगरपुर जिले में सबसे बड़ी परियोजना ही यही है। और माही नदी पर भी एक बांध बना हुआ है जो गलियाकोट से लगा हुआ है, लेकिन सोम कमला आंबा सबसे ज़्यादा फेमस है। लेकिन इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है, सोम कागदर भी एक डैम है, लेकिन सोम कागदर डूंगरपुर जिले में नहीं होकर उदयपुर जिले में। तो सोम नदी पर दो बांध है, एक सोम कागदर जो उदयपुर जिले के कागदर गांव के पास है, इस कारण वो उदयपुर में है, और सोम कमला आंबा यह डूंगरपुर जिले में स्थित है, आसपुर तहसील के पास में। इस प्रकार से ये हो गया। बाकी जो प्रश्न है जो ऑप्शन दे रखे हैं वो उसको बारीकी से आप देखिएगा। अपन डायरेक्ट जब बात करें तो इसमें भारत का कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है, और राजस्थान की जिप्सम उत्पादन में मोनोपोली है। अब मोनोपोली कितना है देखिए, 90% जिप्सम राजस्थान में उत्पादित होता है। और राजस्थान के भी जो जिले हैं, एक तरह से पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए जो जिले हैं, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर, तो ये जो सीमांत जिले हैं इनमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि जिप्सम का जो उपयोग है वो क्षारीय भूमि है, उसमें जो मृदा है, जो सॉइल को कंजर्व करना है, सुधार करना है, उसकी उत्पादकता को, उर्वरक शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए काम में लिया था। ये प्रश्न भी बार बार आता रहा है और इसी रूप में देखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सूती कपड़ों की राजधानी यानी कि कॉटनोपोलिस के रूप में प्रसिद्ध है? यह है मुंबई। मुंबई के बारे में कहते हैं कि 130 टेक्सटाइल मिलें हुआ करती थी कभी, और पहले इसका नाम मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हुआ करता था। और मैनचेस्टर के बारे में जब बात करें तो ये इंग्लैंड का एक शहर है और नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, और एक प्राचीन काल का शहर है, औद्योगिक शहर है, ऐतिहासिक कहानियां हैं खूब सारी। तो मैनचेस्टर के साथ इसकी चर्चा होती है, तो मुंबई को याद रखना है। लेकिन कन्फ्यूजन होता है कि सूरत में, हाँ सूरत में काम बहुत होता है टेक्सटाइल का, लेकिन जो मिल है वो सबसे ज़्यादा यहीं 130 मिल के लगभग यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के जो रेलवे जोन है और उनके मुख्यालय हैं उसका मिलान करना है। तो वो कैसे मिलान करना है? जो पूर्वी जोन है उसका मुख्यालय है वह कलकत्ता में है, दक्षिण का चेन्नई में है, मध्य का मुंबई में है, और नॉर्थ वेस्ट का जयपुर में। महत्वपूर्ण यह है कि राजस्थान के साथ इस प्रश्न को कनेक्ट किया है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? जयपुर में। जयपुर का याद है तो ये प्रश्न काफी आसान हो जाता है। और पूर्व का कलकत्ता बिल्कुल हो गया, दक्षिण का चेन्नई, मध्य का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये भोपाल में होगा, कानपुर में होगा, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो मध्य का है वह मुंबई में है। लेकिन एक चीज और है, राजस्थान का जो कोटा डिवीजन है वह वेस्ट सेंट्रल, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर है, वहां पर स्थित। तो पश्चिमी मध्य जो रेलवे जोन है उसका पार्ट है। कौन सा? कोटा डिवीजन। बाकी जो डिवीजन है राजस्थान के वे सारे के सारे इसमें जयपुर जो नॉर्थ वेस्ट डिवीजन जो जोन पड़ता है उसमें आते हैं। तो ये बड़ी कीमती सूचना है, इस तरीके से आप मिलान करेंगे। प्रश्न नंबर 34 है, राजस्थान में स्थित निम्नलिखित औद्योगिक उपक्रमों में कौन सा भारत सरकार का उपक्रम नहीं है? तो भारत सरकार के उपक्रम देखें तो इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कोटा है, सांबर साल्ट जो सांबर है वो भी है, जो मॉडर्न बेकरी इंडिया लिमिटेड जयपुर ये भी है। तो गंगानगर शुगर मिल यह राजस्थान सरकार का है।
राजस्थान इसकी थोड़ी सी कहानी देखें तो इसकी जो स्थापना है 1945 में हुई थी और द बीकानेर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में इसकी स्थापना हुई 1945 से लगा कर 1952 तक यह प्राइवेट सेक्टर में रहा और राजस्थान सरकार ने उसको 1 जुलाई 1956 को टेक ओवर कर लिया और बड़ी महत्वपूर्ण है गंगानगर शुगर मिल की। विशेष तौर पे जो देसी दारू आती है वो बहुत एक कॉमन इसकी पहचान है। देसी दारू के जो पाउच आते हैं जिसको पौवे बोलते हैं वे गंगानगर शुगर मिल के हैं, उसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ होता है। और जब कोरोना का पहला जब दौर आया था और उस टाइम जो है वो उस पौवे में उस तरह का बनाया था, सैनिटाइजर जो है उसका भी निर्माण किया था। इस तरह से रिलेटेड प्रोडक्शन जो है वो गंगानगर शुगर मिल करता है। गंगानगर शुगर मिल काफ़ी फेमस है। जो प्रश्न नंबर 34 हुआ आपका। अब प्रश्न नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 ये कहता है कि राजस्थान के खनिज संसाधन और उनके उत्पादक स्थलों को मिलान कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा डीपली आपको नॉलेज होना जरूरी है। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ मिलेगा? टंगस्टन डेगाना, बिल्कुल। मैग्नीज लीलवाणी और तांबा खेतड़ी, खेतड़ी में तांबा है। और जस्ता और सीसा और जस्ता जावरमाला, जावरमाला जावर माइंस ये उदयपुर की है। और जो खेतड़ी सिंगाना है वह तांबे के लिए फेमस है। खेतड़ी कॉपर वहीं स्थित है और टंगस्टन का डेगाना में बहुत फेमस है। इस प्रकार से ये प्रश्न इस तरह के मिलान करने वाले आते रहे हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर है, वो थोड़ा सा टफ है, मिलान करने वाला है लेकिन मिलान में भी थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। पर्वतों और उनकी स्थिति वाले देशों का मिलान कीजिए। मतलब एक तरफ पर्वत का नाम है, दूसरी तरफ देश का नाम है। तो ये देखें, एक लिखा हुआ है पिनाइन, या इंग्लैंड में, निश्चित रूप से यह इंग्लैंड में स्थित है। उत्तर दक्षिण में फैला हुआ मोड़दार प्राचीन पर्वत है और वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में पहचाना गया है। तो यह पिनाइन तो बिल्कुल मिलान हो गया। दूसरा है दक्षिण आल्पस। तो दक्षिण आल्पस न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप में स्थित है। तो ये दूसरा वाला भी मिलान हो गया। तो इसमें ए और बी तो हो ही गया। अगला देखते हैं अपलेशियन पर्वत वो कहाँ स्थित है? आगे लिखा हुआ ब्राजील। वास्तव में अपलेशियन जो है वह यूएसए और कनाडा का जो पूर्वी सीमा है उस पर स्थित है। इस कारण यह मिलान नहीं करता। तो सी इसमें गलत है, ए और बी सही है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन दे रखा है नंबर 3 का वह सही है। मेरे पास जो पेपर है उसके हिसाब से नंबर 3 है। बाकी देखिएगा क्योंकि अलग अलग पेपर में अलग अलग जगह पे आया हुआ। प्रश्न नंबर 37 की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसका उत्तर सही है माउंट एल्ब्रूस। ये माउंट एल्ब्रूस है, उसकी 2 चोटियां हैं लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है 5642 मीटर और यह कोकस पर्वत श्रृंखला है उस पर स्थित है और यूरोप और एशिया की जो सीमा है उसमें स्थित है। तो ये एक इंफॉर्मेशन। तो माउंट एल्ब्रूस, दूसरे के बारे में आप डिटेल देखिएगा जरूर, तो उससे मिलान होता जाएगा। 38 नंबर है स्वेज नहर जोड़ती है। यह प्रश्न कई बार आया हुआ। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, क्या यह सही है? बिल्कुल, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है। तो इसको बोलते हैं, अगर मील में बोले तो 120 मील तक है इसकी। और यह एशिया और यूरोप का जो ट्रांसपोर्टेशन है, उद्योग है, आवागमन है, उसको आसान करता है। इसका आरंभ जो है वो पोर्ट सहित से होता है और अंत इसका स्वेज पोर्ट पर होता है। और महत्वपूर्ण यह है कि इसका निर्माण जो तुर्क साम्राज्य था उसके द्वारा किया गया। 1859 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1869 तक चला, लगभग 10 साल तक इसका निर्माण किया गया। तो यह है इससे रिलेटेड सूचना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो पानी है वो आर्टिफिशियल नहीं है, जो समुद्र का अपना लेवल है, जो सी लेवल है, उसी पर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। बहुत महत्वपूर्ण सूचना। लेकिन यहाँ स्वेज नहर पर खत्म नहीं होता है, पनामा उस पर भी बात करनी चाहिए, दूसरी जो कील नहर है उस पर भी बात करनी चाहिए और जो सतर्क रहने वाला विद्यार्थी है उस पर भी बात किया करता है। प्रश्न नंबर 39 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में यह ड्राफ्ट समिति बनी थी और इसमें कुल 7 सदस्य थे। जो 7 सदस्य हैं उनके नाम भी याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। A.K. अय्यर, N. गोपालास्वामी, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मीटर और D.P. खेता।
ये इनके सदस्य थे। महत्वपूर्ण ये कि ये जो ड्राफ्ट कमेटी थी, इसने अपना ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 संविधान लागू होने का दिवस भी है। अधिकांश जो प्रावधान है उस दिन लागू हो गए थे, लेकिन जो कंप्लीट प्रावधान है, जिसको गणराज्य का जो प्रावधान कहते हैं, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, एक राष्ट्रीय पर्व है, क्योंकि इस दिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन संविधान के अधिकांश जो प्रावधान हैं, बिंदु हैं, जो आर्टिकल्स हैं, वे 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। लेकिन 26 जनवरी को क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था रावी नदी के तट पर, तो उस संकल्प को याद रखने के लिए इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ऐसा एक संकल्प है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, ये भी एक याद रखने वाला तथ्य हो सकता है। 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक हुई थी, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो निश्चित रूप से उन्हीं की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। यह याद रखने वाला विषय है। और इस एपिसोड का अंतिम प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? पहली बात है, इस प्रश्न को ढंग से समझना है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है, वहां तक ठीक है। हाई कोर्ट्स के बारे में कहा गया है, और हाई कोर्ट को जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उनको प्रवर्तन का अधिकार, प्रवर्तन का मतलब लागू करने से है, एनफोर्स करने से है, लोगों जो नागरिक हैं उनको उपलब्ध कराने से है। तो यह बहुत कीमती प्रश्न कई बार आया हुआ है, लेकिन सामान्य विद्यार्थी इसको मिस कर जाता है। इसके दो पार्ट हैं, उसको समझना है। जो मूलाधिकार हैं उनके प्रवर्तन का निश्चित रूप से अधिकार नागरिकों को मिला हुआ है, उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार का मूलाधिकार। यह अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। तो यह मिला हुआ है दो तरह के न्यायालयों को। नंबर एक, उच्चतम न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, तो वो तो आर्टिकल 32 में है। और दूसरा, हाई कोर्ट्स को मिला हुआ है 226, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। ये दो में यह प्रावधान है कि कोई भी नागरिक जिसके अपने मूलाधिकार छीने जा रहे हैं किसी के द्वारा, राज्य की किसी अथॉरिटी द्वारा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि मुझे अपने अधिकारों को बहाल करने का आप निर्देश दीजिए उन अथॉरिटीज को। और यह बात हो जाती है बहुत कीमती। क्यों? क्योंकि वो जाएगा कैसे, क्या चीज लेके जाएगा इन कोर्ट्स में जाके? इन कोर्ट में जाने के लिए उसको रीट दायर करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं रीट्स। बहुत महत्वपूर्ण है। रीट्स कितने तरह की होती है? रीट्स 5 तरह की होती है। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, द रीट ऑफ हैबिस कार्पस। और दूसरी रीट होती है परमादेश, जिसको बोलते हैं मैंडामस। तीसरी है निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन। तीसरी है, चौथी हो गई अधिकार प्रच्छा, यानी कि को वारंटो। और पांचवी है उत्प्रेषण, सेरेटरिटी। तो ये जो 5 रीट्स हैं उसको लेकर जाता है। अगर कोई व्यक्ति गायब हो गया, उसको पेश करना है सशरीर किसी के सामने, तो रीट पेश की जाती है, उसको बोलते हैं हैबिस कार्पस। इस प्रकार से ये जो 5 रीट्स हैं, इनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब संविधान की बात होती है, मूलाधिकार की बात होती है, तो उसको प्रवर्तन की बात होगी। और जब उपचारों की बात होगी तो रीट्स की बात होगी। रीट्स की बात होगी तो अगेन वापस इनके नाम याद करने पड़ेंगे। नाम थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी और इसके जो टेक्निकल नाम है, जो जिसको जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, द रीट ऑफ हैबिस कार्पस, आपको उसी रूप में याद रखना है। थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा, लेकिन मजा आएगा, और जो गलती होने की संभावना है वह खत्म हो जाएगी। आज हम यहीं रुकते हैं। कल एक बार फिर प्रश्न नंबर 41 से लेकर 60 नंबर तक लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।